हेलो एवरीवन, आई एम सुमन कीरो और केमिकल काइनेटिक्स में हमारा अगला टॉपिक है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स तभी बनाते हैं जब वे आपस में टकराते हैं। ठीक है, आपस में टकराते हैं, लेकिन सभी टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनता है। केवल इफेक्टिव टक्कर से ही प्रोडक्ट बनता है। वैसे कोलिजन जिससे प्रोडक्ट बनते हैं उनको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और रिएक्टेंट्स का कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए रिएक्टेंट्स को दो बैरियर को पार करना पड़ता है। दे हैव टू ओवरकम टू बैरियर्स। फर्स्ट वन इज एनर्जी बैरियर एंड सेकेंड वन इज ओरिएंटेशन बैरियर। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। According to this theory, reactants can form products if only they collide with each other. All the collisions do not lead to the formation of products. The collisions which lead to the formation of products यहाँ पर होगा formation of products are called effective collisions. In order to make the collisions effective, the reactants must overcome the following two barriers. First one is energy barrier. In order to make the collisions effective, the reactants must have a certain minimum energy which is known as threshold energy, and this energy is used for breaking the bonds. breaking the bonds को तोड़ने के लिए उनको चाहिए threshold energy. तो यहाँ पर लिख देना in order to make effective collisions मतलब collisions leading to the formation of products. Effective collisions, the reactants must possess or have a certain minimum energy which is known as threshold energy. Okay, and threshold energy is denoted by E naught. Okay, this energy is used to break bonds. ओके, तो केमिकल रिएक्शन में कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इन रिएक्टेंट्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी होना चाहिए। सो to make the collisions effective, the reactants must have a certain minimum energy which is known as threshold energy, and this energy is used to break bonds. Okay, दूसरा बैरियर है, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। ओके, तो कोई रिएक्शन तभी संभव है
जब कंबाइन करने वाले उस रिएक्शन में जिन परमाणुओं के बीच में कॉम्बिनेशन होता है, तो वो परमाणु टकराते समय एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तभी केवल वो कोलिजन इफेक्टिव होगा और तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन ए रिएक्शन the atoms which are to actually combine, जो वास्तव में कंबाइन करते हैं, which are to actually combine must face each other during collision, तभी केवल वो कोलिजन इफेक्टिव होगा। Okay, in a reaction the atoms which are to actually combine must face each other during collision. Okay, example, CO plus NO2 giving CO2 plus NO। तो ये रिएक्शन तभी संभव है जब CO का C और NO2 का O टकराते समय आमने सामने होंगे। ओके, दिस रिएक्शन will take place, this reaction will happen, okay, will happen or will take place if carbon of carbon monoxide and oxygen of NO2 face each other during collision। तो जब टकराएंगे उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन और NO2 का O एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तभी केवल वो इफेक्टिव कोलिजन होगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ओके, चित्र से इसको ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो कार्बन को इधर होना होगा, ऑक्सीजन को इधर होना होगा। ओके, ये टकरा रहा है, ठीक है। ऐसा ही किससे टकराएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। ओके, तो इनका ओरिएंटेशन इस प्रकार से होगा टकराते समय, तभी केवल ये रिएक्शन हो पाएगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। तो these are the two barriers. First one is energy barrier and second one is orientation barrier. Okay, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का और एक टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी। ये पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको EA से डिनोट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच हैज टू बी गिवन टू द रिएक्टेंट्स टू मेक देयर एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये एनर्जी की वह मात्रा है जो रिएक्टेंट को हमको बाहर से देना पड़ता है, ताकि उनका जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, तभी ये इफेक्टिव कोलिजन करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी which has to be supplied to the reactants to make
their energy, to make their energy equal to threshold energy, equal to threshold energy, is known as, okay, is known as activation energy, activation energy. तो रिएक्टेंट्स जब ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी की जो मात्रा आवश्यक है उसी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, activation energy, this is equal to threshold energy, threshold energy minus normal energy of reactants, normal energy of reactants. Okay, so activation energy mathematically is equal to threshold energy minus normal energy of reactants. Okay, normal energy मतलब energy of reactants in the ground state, जब ये activated नहीं हुए हैं उस समय का energy. Okay, so activation energy is the extra amount of energy which has to be supplied to the reactants to make their energy equal to threshold energy. Okay, ठीक, अब तो हमारा अगला टॉपिक होगा प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन, reaction on the basis of activation energy, activation energy. Okay, तो एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट के अनुसार कोई रिएक्शन कैसा प्रोग्रेस करता है उसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एवरी रिएक्टेंट हैज टू ओवरकम ए सर्टेन एनर्जी बैरियर which may be compared to the top of a hill. ठीक है, एवरी रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर को पार करना होता है और उस एनर्जी बैरियर को हम पहाड़ की एक चोटी से तुलना कर सकते हैं। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ दिस हिल, और ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं ना, वो इस हिल के दोनों ओर होते हैं, एक और रिएक्टेंट होता है एक और प्रोडक्ट होता है। Okay, they absorb, reactants absorb the required activation energy and reach the barrier. ठीक है, at the barrier the energy of the reactants is equal to threshold energy and therefore they mutually combine to form a unstable complex which is known as activated complex. This activated complex loses its energy and forms product. Okay, so according to the concept of activation energy, okay, according to this concept, so according to the concept of activation energy, every reactant has to cross a certain energy barrier which may be compared to the top of a hill. Reactants and products lie on either side of this hill. इसको फिगर से बताऊंगा। The energy at the barrier is equal to the threshold energy.
Okay. The reactants absorb and reach the barrier. Okay. They absorb what? Activation energy. Absorb required activation energy and reach the barrier. At the barrier, they mutually combine to form an unstable complex called activated complex. This complex, being unstable, changes into products by the release of energy. ओके इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेकर के. ओके द प्रोग्रेस ऑफ ए general reaction AB plus C giving AC plus B is shown in figure. ओके ये है y अक्ष में हम लेते हैं एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ओके. मान लिया कि ये जो रिएक्टेंट है AB प्लस C यहाँ पर है, तो इनको हम ये है हमारा एनर्जी बैरियर, ठीक है, एनर्जी बैरियर. इसके एक और रिएक्टेंट्स होते हैं और दूसरी ओर प्रोडक्ट होता है. यहाँ प्रोडक्ट है AC प्लस B. तो ये जो रिएक्टेंट होता है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ओके, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, और इस चोटी पर पहुंच जाता है. तो यहाँ पर एट द बैरियर एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसमें है ना ये जो रिएक्टेंट होते हैं दे म्यूचुअली कंबाइन टू फॉर्म एन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. तो रिएक्टेंट का एनर्जी, ये ग्राफ दिखा रहा है कि रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट के एनर्जी से. एक थ्योरी के अनुसार रिएक्शन इसी मकसद से होता है कि रिएक्ट करने वाला स्पीशीज अपना एनर्जी को मिनिमम कर सके. ओके, सो दीज रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड रीच द बैरियर. At the barrier, the energy of reactants is equal to threshold energy, and here they mutually combine with each other to form an unstable complex known as activated complex. This activated complex, being unstable, changes into product by losing its energy. अपना एक्स्ट्रा एनर्जी को ये शेड कर देता है, त्याग करता है और प्रोडक्ट में बदल जाता है. ओके, सो इन जनरल हम इस प्रोसेस को ऐसा लिख सकते हैं इन जनरल. ओके, रिएक्टेंट्स को जब हम एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, तब बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपना एनर्जी को खोता है, इसलिए यहाँ माइनस एनर्जी, तब बनता है प्रोडक्ट्स. ओके, सो दिस इज the progress of a reaction
according to the concept of activation energy. Okay, so according to this concept, every reactant has to cross a certain energy barrier which may be compared to the top of a hill. The reactants and products lie on either side of the hill. The reactants reach the barrier by absorbing the required amount of activation energy. At the barrier, the energy of reactants is equal to threshold energy. Okay, hence they mutually combine with each other to form an unstable complex known as activated complex. Being unstable, this activated complex, okay, is converted into products by release of energy. So in general we can say reactants are given activation energy and form activated complex. This activated complex loses its energy to form products. ओके, ठीक। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन। ओके, अर्हेनियस इक्वेशन। ये अर्हेनियस इक्वेशन बताता है, ओके, अर्हेनियस इक्वेशन बताता है द डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। ओके, द डिपेंडेंस of rate constant is algebraically expressed as k proportional to exponential of minus EA by RT. Okay, k proportional to exponential of minus EA by RT, जहाँ EA है एक्टिवेशन एनर्जी, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। इसी को हम लिख सकते हैं k इक्वल टू A इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EA बाय RT। ओके, वेयर A is Arrhenius constant known as frequency factor. Okay, frequency factor, frequency means frequency of collision, कितना collision एक सेकेंड में हो रहा है उसका ये माप होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ओके, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों ओर हम नेचुरल लॉगरिथम लेंगे, टेकिंग ln ऑन, ओके, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, ln ऑन बोथ साइड्स ऑफ equation 1 we get ln k equal to ln A into exponential of minus EA by RT, या ln k इक्वल टू, हम जानते हैं लॉगरिथम ऑफ ए बी इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए प्लस लॉगरिथम ऑफ बी, तो उसी को यहाँ उसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे, ln a प्लस ln एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EA बाय RT। ओके, या इसको हम लिख सकते हैं ln k इक्वल टू ln a, फिर एक फॉर्मूला है लॉगरिथम ऑफ a पावर x इक्वल टू x इंटू लॉगरिथम ऑफ a, इस फॉर्मूला का हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस
ई ए बाय आर टी ln E, या हम लिख सकते हैं ln K इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाय आर टी। ओके, बिकॉज ln E इज इक्वल टू 1, ln E बराबर 1 होता है, इसलिए ln K बराबर हो गया ln A माइनस ई ए बाय आर टी। अब हमको कोडिंग करना है, इफ K1 एंड K2 आर, if K1 and K2 are rate constants at temperature T1 and T2 respectively, then ये इक्वेशन बन जाएगा ln K1 इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाय आर T1, let it be equation 2, and ln K2 this is equal to ln A minus ई ए बाय आर T2. Okay, equation 3. Okay, now subtract equation 2 from equation 3. Subtracting equation 2 from equation 3, we get ln K2 minus ln K1 this is equal to ln A माइनस ln A, वो तो जीरो हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा माइनस ई ए बाय आर T2 माइनस दिस माइनस ऑफ ई ए बाय आर T1। अब लॉगरिदम ऑफ ए माइनस लॉगरिदम ऑफ बी बराबर होता है लॉगरिदम ऑफ ए बाय बी, तो ये हो जाएगा ln K2 बाय K1 इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर T2 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस बाय आर T1। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज किए हैं ln इसका है ना लॉगरिदम ऑफ ए बी। ओके, लॉगरिदम ऑफ ए बी इक्वल टू होता है लॉगरिदम ऑफ ए प्लस लॉगरिदम ऑफ बी। तो लॉगरिदम ऑफ नेचुरल लॉगरिदम ऑफ ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ए बाय आर टी, ये बराबर होगा ln ए प्लस ln ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी। फिर यहाँ पर इसके लिए हम यूज कर रहे हैं लॉगरिदम ऑफ ए पावर एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉगरिदम ऑफ ए, तो ln के बराबर हो गया ln ए माइनस ई ए बाय आर टी टू ln ई। ln ई बराबर 1 होता है, इसलिए ये इक्वेशन हो गया ln के इक्वल टू ln ए माइनस ई ए बाय आर टी। अब मान लिया कि T1 टेम्परेचर में रेट कांस्टेंट है K1 और T2 टेम्परेचर में रेट कांस्टेंट है K2। इन दैट केस ln K1 इक्वल टू ln ए ई ए बाय आर T1, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1। ln K2 है ln A माइनस ई ए बाय आर T2। अब इक्वेशन 3 में से घटा देना है इक्वेशन 2, तो हमको अल्टीमेटली मिलेगा ln K2 बाय K1 इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर T2 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस ई ए बाय आर T1। अब हम यहाँ पर कॉमन है ई ए बाय आर, तो इसको हम लिख सकते हैं ln K2 बाय K1 इक्वल टू ई ए बाय आर। ओके, तो ये है ना हम ऑर्डर यूज करेंगे ना, बोर्ड मास ये ऑर्डर होता है, तो एडिशन पहले होता है तब सब्ट्रैक्शन। तो ई ए बाय आर को हम कॉमन निकाल दिए, तो पॉजिटिव को पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 बाय
T1 माइनस 1 बाय T2। ओके, तो ये बराबर हो जाएगा ln K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय R T2 माइनस T1 बाय T1 T2। ओके, अब क्या करेंगे, इसको नेचुरल लॉगरिदम को कॉमन लॉगरिदम में बदलेंगे। तो लॉगरिदम ऑफ K2 बाय K1 ये बराबर होगा EA बाय 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बाय T1 T2। यही है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन वेयर EA तो है एक्टिवेशन एनर्जी, और R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इस केस में इसका वैल्यू हम लेते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो यहाँ R का वैल्यू लेना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, वो वाला वैल्यू नहीं लेना है, यहाँ लेना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए। उसके बाद एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था 2012 और 2016 में। सवाल था फॉर ए रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन इफ K इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 पर सेकेंड एट 280 केल्विन, और वैल्यू ऑफ R दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है गिवन। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 0, मतलब EA बराबर है 0। What is the value of rate constant at 300 Kelvin if K equal to 1.6 into 10 to the power 6 at 280 Kelvin? तो 280 Kelvin छोटा टेम्परेचर है, तो T1 बराबर हो गया 280 केल्विन, और ये जो K का वैल्यू दिया हुआ है वो K1 है। K1 बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 पर सेकेंड। ओके, पर सेकेंड, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, फिर T2 बराबर है 300 केल्विन, और हमको निकालना है K2 इक्वल टू हाउ मच। ओके, तो यहाँ पर लिख देना अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन लॉगरिदम ऑफ K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय 2.303 R, ओके, R T2 माइनस T1 बाय T1 T2, और we can say logarithm of K2 बाय K1 ये बराबर हो जाएगा, EA का वैल्यू 0 है, 0 बाय 2.303 इंटू R का वैल्यू। ठीक है, R का वैल्यू भी दिया हुआ है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 8.314 इंटू T2 माइनस T1 300 माइनस 280 बाय 280 इंटू 300, और वी कैन से लॉगरिदम ऑफ K2 बाय K1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, 0 डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू 0, 0 इंटू दिस इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली आएगा 0। ओके, तो हम कह सकते हैं K2 बाय K1 बराबर एंटी लॉगरिदम ऑफ 0।
एंटी लॉगरिथम ऑफ 0 is equal to 1. This is equal to 1. Therefore, k2 is equal to k1 and that is equal to ना सेम रहेगा 1.6 इंटू 10 to the power 6 पर सेकेंड। तो ये आसान सा सवाल 2 साल पूछा था, एकदम हूबहू। तो हो ना हो आपको भी ये सवाल पूछ लिया जाएगा, तो इसको जानना है, ठीक है। लॉगरिथम ऑफ k2 by k1 इक्वल टू EA by 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 by T1 T2। वैल्यूज को यहाँ पर लगा देंगे। ओके, log k2 by k1 इक्वल टू 0 by 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 माइनस 280 by 280 इंटू 300। तो ये सारा सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। लॉगरिथम ऑफ k2 by k1 इक्वल टू 0, इसीलिए k2 by k1 बराबर हो जाएगा एंटी लॉगरिथम ऑफ 0 या k2 by k1 इक्वल टू 1, क्योंकि एंटी लॉगरिथम ऑफ 0 इक्वल टू 1 होता है। और इसीलिए k2 बराबर k1 गुना 1 इक्वल टू k1, इसलिए k2 इक्वल टू k1 दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power 6 पर सेकेंड। ओके, इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसका और एक क्लास हम लेंगे, उसमें हम और कुछ छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या छोटे छोटे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, उनको हम लोग हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।